बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। टॉक एट 7 के साथ मैं हूँ एतजाज़ नकी और मेरे साथ मौजूद हैं सज्जाद तरीन साहब। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में सबसे पहले तो जिक्र करेंगे अभी प्रोग्राम से कुछ देर पहले की आने वाली अहम खबर का कि वज़ीर ख़जाना हफीज़ शेख को उनके ओहदे से हटाने का फ़ैसला कर लिया गया है और उनकी जगह जो मौजूदा वज़ीर रेवन्यू हैं हमाद अज़हर, उनको वज़ारत ख़जाना का कलमदान दिया जाएगा। ये एक अहम फ़ैसला आज सामने आया है। इसके पस मंज़र में क्या कुछ है, याद रहे कि इससे पहले कौमी असम्बली का इजलास था और उसमें मुस्लिम लीग नून ने बिलखसूस और अपोजिशन ने बिलअमूम ये एतराज़ किया कि सदर की जानिब से स्टेट बैंक के हवाले से जो आर्डीनेंस जारी किया गया उस पर तहफ़्फ़ुज़ात भी किए गए, उस पर आइनी और कानूनी बहस भी की गई और उसके सवालात भी किए गए, जवाबात भी दिए गए। और इस हवाले से बात करेंगे कि कितनी हद तक इन दो मामलात के दरमियान लिंक है। इसके साथ साथ हम बात करेंगे कि आज एक अहम इंकशाफ हसन मुर्तज़ा जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पंजाब के रुकन हैं, उनकी जानिब से ये सामने आया है कि उनका ये कहना है कि अपोजिशन हुकूमत को पंजाब में ईद पर तोहफ़ा देगी। और साथ साथ उन्होंने गुफ्तगू में ये भी कहा कि हमज़ा शहबाज और शहबाज शरीफ का हक है कि वो वज़ारत आला का कलमदान संभाले। तो इस हवाले से हम एक बड़ा ब्रेक थ्रू जो है वो आने वाला है, वो क्या हो सकता है, इस पर भी बात करेंगे। और इसके साथ साथ हम जिक्र करेंगे कि पीडीएम की जो इस वक्त सिचुएशन है, बिलखसूस जब से सेनेट में अपोजिशन लीडर का मामला सामने आया, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब अपोजिशन लीडर बन गए और जो वोट उन्होंने मुख्तलिफ सेनेटर से लिए, उससे पीडीएम में और बिलखसूस पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से जो तनकीद सामने आ रही है, तो इस वक्त क्या मंजरनामा बन रहा है अपोजिशन की सियासत का। और साथ ही हम बात करेंगे जो अवाम के साथ भी जिसका ताल्लुक है और इस मुल्क के हवाले से बहुत ही अहम इशू है, बहुत ही ख़तरनाक मामला है, और वो है कोरोना का। और बिलखसूस इस वक्त चूँकि मामला चल रहा है कोरोना वैक्सीनेशन के हवाले से, तो उसको भी आज प्रोग्राम का हिस्सा बनाएंगे। सज्जाद तरीन साहब, सबसे पहले तो ये क्या हुआ, अभी कुछ देर पहले ये खबर सामने आई है कि वज़ीर ख़जाना हफीज़ शेख साहब को हटा दिया गया। उनकी तो बड़ी कोशिशें की जा रही थी, उनको तो सेनेटर बनवाने के लिए सरतोड़ कोशिश की गई। उसकी वजह भी यही थी कि वज़ारत ख़जाना का कलमदान उनके पास था और वो यहाँ पे नुमाइंदगी कर रहे थे, बहुत ही अहम पॉलिसीज़ दे रहे थे। हफीज़ शेख साहब शौकत अजीज़ साहब के साथ भी मिनिस्टर थे, फिर उनका तोहफ़ा पीपल्स पार्टी ने भी लिया और IMF से जब मामलात करने होते हैं तो IMF अपने बंदे लेके आता है। अच्छा जी, उसके बाद आपको याद होगा पीपल्स पार्टी ने आखिरी उसमें दौर में इनको हटा के सलीम मानवी वाले को बना दिया था। इसी तरह जब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान आए, वो तो तब्दीली सरकार थे और तब्दीलियाँ लेके आने, लेकिन उनकी जो तब्दीली थी वो सबसे बड़ी यही थी कि पीपल्स पार्टी और शौकत अजीज़ का जो वज़ीर ख़जाना था वो उसे ले आए। और जब वो लेके आए, फिर उसके बाद जो अपना हफीज़ शेख साहब थे, उनका वो जो मेंबरान कौमी असम्बली जो PTI के लोग थे, PTI के लोगों की बात करूँ, जो हज़ारों लाखों वोट लेकर जीत कर आए थे, उनके साथ वो किसी किस्म की कोई बात करने के लिए तैयार नहीं था। उनसे कोई अगर कोई फ़ोन करे 3-3 दिन, मतलब मैं कई MNA ऐसे बता सकता हूँ जो 3-3 दिन तक मुसलसल इनको फ़ोन करते थे और ये जवाब नहीं देते थे। कोई मिलने जाता था तो इनको मिलते नहीं थे। उसका रिएक्शन फिर आपने देखा होगा जब सेनेट में इनको लाया गया और सेनेट बनवाने की अक्सरियत होने के बावजूद हुकूमत जो है वो इनको कामयाब नहीं करवा सकती और खुफिया बैलेटिंग में ख़ुद हुकूमती अरकान ने इनके ख़िलाफ़ वोट दिया, क्योंकि वो हुकूमती अरकान भी ये समझते थे कि ये IMF की पॉलिसियों को पाकिस्तान में लागू कराना चाहते हैं, जिससे मुआशी हालत ख़राब हो रही है। जिस आदमी ने वोट लेनी है उसको तो पता है ना हल्के के अवाम क्या कहते हैं, क्या मसाइल का शिकार हैं। जो वोट नहीं लेते, जो टेक्नोक्रेट्स होते हैं, वो अपनी मर्ज़ी से चलाते रहते हैं। तो ये उस वक्त जब इनको ये किया गया, उनके ख़िलाफ़ वो एक किस्म का अदम एतमाद आ गया, वो प्राइम मिनिस्टर को भी उसको काफ़ी परेशानी रही, फिर एतमाद का वोट लेना पड़ा प्राइम मिनिस्टर को। तो उसके बाद ये मुस्लिम लीग जो PTI की है पार्टी के अंदर बहुत सारे लोगों ने प्राइम मिनिस्टर पर ये दबाव डाला कि इनको हटाया जाए, क्योंकि इनके ख़िलाफ़ बहुत सारी शिकायत थी, मुआशी पॉलिसियाँ नाकाम थीं, तो फिर इलेक्शन भी ऊपर हार चुके थे। तो ये सारी बातें डिस्कस हो रही थी। बल्कि मैं आपको अर्ज़ करूं कि एक जो मीटिंग हुई है इनकी 2-3 रोज़ पहले, जिसमें ये फ़ैसला हुआ कि अब हफीज़ शेख साहब नहीं होंगे हमारे साथ, उस मीटिंग में कुछ पार्टी के अहम लोगों ने ये कहा कि जी अगर हफीज़ शेख साहब जो हैं अगर मज़ीद 2 साल रहे और ये पॉलिसियाँ हमने जारी रखी तो फिर हमारा हाल काफ लीग से भी ज़्यादा बुरा होगा। अच्छा। ये ख़ुद अहम हुकूमती मेंबरान ने प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को कहा और उन मीटिंग में मौजूद एक शख्स ने मुझे ये बताया, और इनको हटाने का फ़ैसला 2 दिन पहले हो चुका था। अच्छा, बस उसका अनाउंस करना था बाकी, और हफीज़ शेख साहब को भी ये पता चल चुका था। वो आज ऑफिस भी नहीं गए, ना उन्होंने कोई काम किया, बल्कि उन्होंने जुमे से ही काम छोड़ दिया था, क्योंकि उनके इल्म में आ गई थी। अब क्या होगा, अब वो अपना बैग उठाएंगे
और वापस अमेरिका चले जाएंगे। और इसी तरह आपको याद होगा जब बाकर रज़ा को ये लोग लाए थे तो मेरा एक प्रोग्राम आपके पास मौजूद है, मैंने बाकर रज़ा साहब के बारे में भी यही कहा था कि ये मिस्र में जो कुछ करके आए हैं और लोग बाहर निकले और वहाँ से इनको फिर निकाला गया। अब आप देखिएगा अगली तब्दीली जो है वो बाकर रज़ा साहब की भी होगी और वो भी अपना बैग उठाएंगे और वहाँ चले जाएंगे। फिर इन्होंने जो एक स्टेट बैंक को खुद मुख्तियार बनाने के लिए जो इन्होंने एक कहा जी आर्डीनेंस लाएँ और फिर वो बिल लाएँ और उसके बारे में जो माहिर मईशत हैं डॉक्टर कैसर बंगाली और बहुत सारे लोग हैं उन्होंने वो उसको पाकिस्तान को तबाहकुन करार दिया और उन्होंने कहा कि वो हमारा जो आदमी है वो वायसराय बन जाएगा वहाँ। अच्छा, बल्कि ये बिल्कुल ये कहा गया कि स्टेट बैंक का सरबराह जो होगा वो IMF का वायसराय बन के हमें चलाएगा और फिर जो है हुकूमत बहुत मुश्किलात का शिकार हो जाएगी। तो इस वजह से मेरे ख्याल में ये बहुत सारी चीज़ें थी। तो आप समझते हैं कि आर्डीनेंस वाला जो मामला आज बड़ी गर्मा गर्म बहस हुई है, एहसन इकबाल साहब इस पे बहस करते रहे, तो ये लिंक्ड है हफीज़ शेख साहब के फैसले के? देखें मैं आपको अर्ज़ करूं कि ये एक चीज़ें जमा होती रहती हैं। तो एक ये भी मतलब देखें जैसे पानी है ना, पानी को आप उबालने के लिए रखें तो 99 डिग्री पर वो पानी रहता है। 1 डिग्री जब उसमें आती है तो वो फिर भाप बन जाता है, 100 डिग्री पे आके वो भाप बन जाता है, वो तब्दीली हो जाती है। तो वो चीज़ें जमा होती रहती हैं। इसी तरह चीज़ें इनकी जमा होती रही। ये आर्डीनेंस जो इनके गले में पड़ गया, इलेक्शन की हार जो है सेनेट इलेक्शन में इनके लोगों ने इनको वोट नहीं दिए, तो उसके बाद फिर इनका रहना बनता ही नहीं। लेकिन सजाद तरीन साहब वो तो आर्डीनेंस सदर मुमलिकत की जानिब से सामने आया। नहीं देखें आर्डीनेंस वो तो सदर मुमलिकत आइन और कानून के तहत वही जारी करते हैं ना, लेकिन ये सारा प्लान तो नीचे से बना के दिया जाता है ना। हुकूमत को ये सारा प्लान करके दिया जाता है कि हुकूमत कहती है जी ये आर्डीनेंस है और ये बनाए। और ऐवान सदर तो एक फैक्ट्री है बकौल अपोजिशन की, आर्डीनेंस की फैक्ट्री है, वो आता है और सदर साहब साइन करते हैं और जारी कर देते हैं। तो इसमें ये जो आपके इल्म में है कि IMF ने ये ट्रांस जो थी वो जारी कर दी, पाकिस्तान के लिए अप्रूव हो गई थी और उसमें बड़ी मुश्किलात थी। उसमें ये कहा जाता है कि वज़ीर ख़ज़ाना, साबिक़ वज़ीर ख़ज़ाना हम कह सकते हैं, अभी खैर चूँकि फैसला हुआ है लेकिन मामला आगे बढ़ेगा, हफीज़ शेख साहब का बड़ा रोल था IMF की इस पॉलिसी में और ये ट्रांस लेने में। तो ये मामला चूँकि निकल गया है, अब आप समझते हैं कि हुकूमत के लिए कोई ज़्यादा वो कारामद भी नहीं रहे? ये बात बिल्कुल आपकी दुरुस्त है कि हफीज़ शेख साहब को अब हुकूमत इतना इस्तेमाल करना था। उन्होंने भी IMF की पॉलिसी जितनी चलानी थी चला ली हैं। अब जाहिर है इस हुकूमत के पास टाइम नहीं है, 3 साल इनके गुजर गए हैं, 2 साल तो आग झपकने में गुजर जाते हैं। तो वो जब 2 साल, ये 5 साल के बाद जब आवाम के पास जाएंगे तो आवाम पूछेंगी ना कि वो लाखों करोड़ों नौकरियां किधर हैं, वो लाखों घर किधर हैं। ये जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान और फिर रियासत मदीना बनाने की जो बातें करते थे और निज़ाम अदल को ठीक करने और पुलिस में तब्दीलियाँ लाने, पुलिस का निज़ाम बेहतर करने के लिए, वो तो कारकर्दगी ज़ीरो है ना जी। आखिरी 2 सालों में ये कोशिश करेंगे क्योंकि वो क्रिकेटर हैं, खिलाड़ी हैं, तो आखिरी बाल तक वो कहते हैं मैं लड़ना सीखा हुआ है और मेरे में हौसला होता है। लेकिन ये सियासत है और इसमें आखिरी बाल का इंतज़ार कोई नहीं करता। ये 5वें 6ठे ओवर में ही पता चल जाता है कि ये कंपनी चलेगी या नहीं चलेगी। अच्छा, अब इसमें ये बड़ी अहम बात आपने की है कि ये कंपनी चलेगी या नहीं चलेगी। लेकिन सजाद तरीन साहब, अब जब ये आर्डीनेंस हो चुका और स्टेट बैंक का जिस तरह से आपने हवाला दिया कि ये कहा जा रहा है कि IMF का वायसराय होगा, गवर्नर स्टेट बैंक जो होगा, ज़ाहिर है वो किसी को जवाब देनी है, उसको बेतहाशा अख्तियारात दे दिए गए हैं। और शरीर रहमान साहबा ने, खुर्शीद शाह साहब ने आज स्टेटमेंट दी है, पीपल्स पार्टी भी इस पर बात करी और वो ये कह रहे हैं कि जनाब ये इस कौम के लिए, हमारे मुल्क के लिए एक बहुत ही जहरीला फैसला है और एक वक्त आएगा जब हुकूमत को माफ़ी मांगना पड़ेगी। मेरा सवाल ये है, अब तो ये फैसला हो चुका, अब गवर्नर स्टेट बैंक के पास अख्तियारात आ गए, तो उससे ये तासुर भी सामने आया है कि वज़ीर ख़ज़ाना के पास, वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना के पास अब क्या रह गया, वो आए या चला जाए, उसके बैठने ना बैठने से क्या फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि तमाम तर अख्तियारात तो गवर्नर स्टेट बैंक को अब हासिल हो गए। देखिए मैं आपको अर्ज़ करूँ कि अभी वो उसमें असम्बली में बातचीत हो रही है। अब देखें अपोजिशन ये कोशिश करेगी कि ये बिल जो है ये आगे ना जाए, ये ना आगे बढ़ा जाए। आपको याद होगा फिर, वरना ये अदालत में लोग चले जाएंगे। आपको याद होगा कि एक दफ़ा जो स्टील मिल का हो गया था, सौदा हो गया था, सारे मामला तय हो गए थे। अब तो वो चीज़ें बहुत क्लियर हो गई हैं कि उसके पीछे ख़रीदने वाले कुछ इंडियंस थे, तो फिर कोर्ट से, जो इफ्तिखार चौधरी साहब वाली कोर्ट से, वो मुआहदा कैंसिल हो गया था, सारा होगा। तो ये आगे चल के चीज़ें और तरफ जाएंगी। आप देखिएगा अगर मुल्क के मफाद में नहीं होंगी तो फिर इसमें तब्दीलियाँ बहुत ज़रूरी हैं। अच्छा, तब्दीलियाँ तो इसमें यकीनी तौर पर आज एहसन इकबाल साहब ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि ये चैलेंज हो सकता है, मगर स्पीकर कौमी असम्बली कहते हैं कि इसके तमाम आइनी उमूर का हम जो है यहाँ पे जायज़ा लेंगे। वो खैर आने वाले वक्त में देखा जाएगा। आपको ये लग रहा है कि अब ये जिस नौयत का फैसला हफीज़ शेख साहब का मामला सामने आया है, उसके बाद ये ऑर्डिनेंस की वापसी पर भी हुकूमत शायद गौर करना शुरू कर दे? अगर ये इसके साथ लिंक्ड है ये फैसले, तो इसका
मतलब है स्टेप बैक हुई है, एक कदम पीछे हटी है? नहीं, मैं नहीं समझता कि ये इतना आसान है, क्योंकि IMF से जब आप कमिटमेंट कर चुके हैं और बातें आप उनको बता चुके हैं कि बिजली के बिल जो हैं वो बढ़ाएंगे और वो नहीं देखेंगे कि हुकूमत क्या कर रही है, फिर इस ऑर्डिनेंस को आप पढ़ें। बहुत पहले हमने ये कहा था कि ये गले पड़ेगा इसके अवाम की, और वो जब ये ऑर्डिनेंस लेके आए इसमें जो जितनी खुद मुख्तियारी गवर्नर स्टेट बैंक को दी गई, इतना खुद मुख्तियार आज़ाद और बाख्तियार तो प्राइम मिनिस्टर नहीं है हमारा। अगर प्राइम मिनिस्टर को कर दिया जाए तो हो सकता है 5 साल में कोई बेहतर नताइज दे सके। तो मेरे ख्याल में ये आने वाले दिनों में ये इतना आसान नहीं है जैसे आपने कहा कि ऑर्डिनेंस वापस हो जाएगा या पॉलिसियाँ तब्दील हो जाएंगी। ऐसा तो मुमकिन नहीं हो सकता। जब बैनुल अक़वामी मुआहदे होते हैं तो वो ऐसा नहीं होता कि आप उनको कहें जी अब हम नहीं मानते, या ये बाल है और अगली बाल पे जो है आप फिर आ जाओ खेलने के लिए। ये क्रिकेट नहीं है जी। तो बैनुल अक़वामी मुआहदों में उनका एहतराम ज़रूरी होता है। अब बैनुल अक़वामी मुआहदा ज़ाहिर है हुकूमत भी इस पर फंस गई है, ये एक मामला होगा। अब फिर इसका मतलब ये हुआ कि हफीज़ शेख साहब तो अपना काम कर चुके, वो अपना काम करके अब जा रहे हैं जी। अब मतलब आप ये कहें कि उनके जाने से कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा? याद होगा जब ये आए थे हफीज़ शेख साहब और बाकर रज़ा साहब, तो मैंने उसी वक्त ये कहा था कि इनको पाकिस्तान की अवाम से, इनको पाकिस्तान में महंगाई, गुर्बत, बेरोज़गारी से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आपको याद होगा एक दफ़ा मीडिया के लोगों ने इनसे पूछा कि टमाटर किस तरह है, टमाटर जो है वो 70-100 से करीब थे कहीं, तो उन्होंने कहा 17 रुपये किलो हैं। और जिसको वज़ीर ख़जाना को यह नहीं पता क्या उसको वज़ीर ख़जाना रहने का हक़ है? नहीं। तो मैं ये समझता हूँ कि इनसे जान, लेकिन अब हक का वक्त भी तो गुजर गया ना तरीन साहब। अगर ये फैसला इतलाक हो गया है, जो बात आप कहना चाहते हैं कि बंदा तो बदल गया, लेकिन IMF की पॉलिसियों से हम जान छुड़ा सकेंगे? तो जवाब है नो। IMF की पॉलिसियों से हम जवाब नहीं छुड़ा सकेंगे, क्योंकि ये जो मुआहदा किया है ये हमारे लिए काफ़ी नुकसानदेह है। अब हमारे जो माहिरीन हैं वो देखेंगे कि इसमें कोई तब्दीली या हमारे लिए कोई रिलीफ हो सकता है, तो हो सकता है नया वज़ीर ख़जाना, नई टीम जब आएगी तो फिर मामलात को शायद आगे चला सकें। लेकिन आज ही मुझे जब ये बताया गया कि हमाद अज़हर को नया वज़ीर ख़जाना बनाया जा रहा है, तो कुछ लोगों ने ये भी मुझे हुकूमती लोगों ने बताया कि हमाद अज़हर भी शायद ज़्यादा लंबे अरसे के लिए ना हों, कुछ और आ जाएं लोग। तो इसका मतलब है तब्दीली का अमल चलता रहेगा। ये बड़ी एक आपने इब्तिदा में बड़ी अहम बात की कि कुछ मजीद इस्तीफे भी आने वाले हैं, इस पर भी थोड़ी बात करेंगे। PDM के हवाले से भी जिक्र करते हैं। यहाँ पे वक्त तो एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। ज़रा जिक्र करेंगे PDM की सियासत का और इसके साथ ही कोरोना वैक्सीन का जो मामला चल रहा है और फिर कोरोना की जो सूरत हाल है उसका भी जिक्र करते हैं। जातरी साहब, सबसे पहले तो ये बताइएगा, ये आज हसन मुर्तज़ा साहब ने अचानक एक ऐसा बयान दिया है जो कि ट्विस्ट लग रहा है। PDM की जो हालिया सियासत थी जिसमें फासले बढ़ गए थे और मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दरमियान एक बड़ा इख्तलाफ था, और आपके इल्म है जो सारी सूरत हम यहाँ डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद हसन मुर्तज़ा साहब, जिनका ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है, वो ये कह रहे हैं कि हम एक बड़ा ब्रेक थ्रू, बड़ा गिफ्ट देने जा रहे हैं ईद तक हुकूमत को, और उन्होंने साथ ही कह दिया कि हमजा शहबाज और शहबाज शरीफ जो है वो वज़ारत आला के हकदार हैं क्योंकि उनकी अक्सरियत है। तो ये क्या कोई तब्दीली आई है? देखिए, मैं आपको अर्ज़ करूँ, बात यह है कि जो हमारे मुल्क में तब्दीलियाँ ऐसे नहीं होती। आपको पता है तब्दीलियाँ कैसे होती हैं, और कुछ कुव्वतें जो हैं वो उसको उस्मान बुज़दार को तब्दील करना चाहती हैं, और इमरान खान साहब शायद वो नहीं करना चाहते। अब उनकी भी अगर हमायत मिल जाए आसफ़ अली ज़रदारी साहब को, असल में PDM में जो आसफ़ अली ज़रदारी साहब ने फ़ैसले किए हैं ना, उससे पीपल्स पार्टी को बहुत डेंट पड़ा है, बहुत नुकसान हुआ है। और आप यकीन माने कि आज मैंने पीपल्स पार्टी के 3 लोगों से बात की जिन्होंने ये कहा कि हमने टेलीविज़न पे आना छोड़ दिया, प्रोग्राम डिफेंड नहीं कर पा रहे अपनी पार्टी की पॉलिसियाँ। तो ये उससे उनको नुकसान हुआ है। अब वो ये चाह रहे हैं कि उस नुकसान को किस तरह वो डैमेज कंट्रोल किया जाए और कुछ तब्दीली की जाए, और कुछ ताकतवर क़ुव्वतों, ताकतवर हलकों से मिलकर कोई मुस्लिम लीग नून को इस बात पर राज़ी किया जाए। लेकिन मरीम, वहाँ भी डिवीज़न है, आपको पता है, मरीम नवाज़ साहबा नहीं मानती, क्योंकि उनका एक ट्वीट भी आया है कि कौन तब्दील करना चाहता है उस्मान बुज़दार को। तो मेरे ख्याल में ये कह देना, मीटिंग का रेफरेंस भी है ना जो खुद मियां साहब और उनकी है कि ये कह देना कि भाई ईद के बाद होगा, मुझे नहीं पता हसन मुर्तज़ा ने कैसे कहा, लेकिन ये शायद मुस्लिम लीग नून को मेरे ख्याल पे इस बात पे आमादा करना काफ़ी मुश्किल होगा। और PDM, तो आप समझते हैं पीपल्स पार्टी ये कोशिश कर रही है मुस्लिम लीग नून को अब आमादा करने की, इसलिए इस नौयत के बयान सामने आ रहे हैं? पीपल्स पार्टी कोशिश कर रही है, और वो हमजा शहबाज और उसको अपना क्या नाम है ना, शहबाज शरीफ को इस पर लाना चाहते हैं। ये इंकशाफ हसन मुर्तज़ा साहब ने किया है, वो लाइन पर है हमारे साथ, जरा उनसे बात कर लेते हैं कि वो उन्होंने ये बयान भी दिया है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मारूफ रहनुमा हसन मुर्तज़ा साहब, बहुत शुक्रिया हसन मुर्तज़ा साहब वक्त देने का।
हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया, दोबारा राब्ता बहाल होता है तो उनसे बात कर लेते हैं, तो ये मेरे ख्याल में वो बेहतर बताएंगे कि उन्होंने ये किस तनाजुर में ये बयान दिया है। लेकिन सजातरीन साहब, वक्त और हालात जैसे आप कहते हैं कि सियासत में एक जैसे नहीं रहते और आखिरी बाल का अभी आपने हवाला दिया इंतजार नहीं करना चाहिए, तो हो सकता है कि PDM की सियासत में भी कोई तब्दीली रूनुमा हो जाए। नहीं, मेरे ख्याल में PDM में जो पीपल्स पार्टी का रोल रहा है वो कोई इतना अच्छा नहीं रहा। बड़ी मायूसी हुई है आवाम को भी, खुद लोगों को भी, पॉलिटिकल हलकों भी। ऐसा नहीं होता। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो, जुल्फ़िकार अली भुट्टो की ये पार्टी है, इसमें जो चीज़ें तय हो जाती हैं उन पर फिर अमल किया जाता है। इस तरह नहीं होता कि आप ये कहें एक 8वीं तरमीम होती थी जिस सदर के पास एक अख्तियार होता था और वो जनाब जब चाहता था असम्बली तोड़ देता। वो मियाँ नवाज शरीफ ने जब उसको ख़त्म करने के का प्रोग्राम बनाया तो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो से उन्होंने बात की तो उन्होंने कहा बिल्कुल ठीक है, और पीपल्स पार्टी ने साथ दिया और नवाज शरीफ ने 8वीं तरमीम जो थी वो ख़त्म कर दी। वो 8वीं तरमीम ये थी कि सदर को के पास असम्बली तोड़ने का अख्तियार था, तो कोई असम्बली तोड़ चुका था, वो भी मियाँ नवाज शरीफ ने मिलके। तो देखिए चीज़ें मिलके चलती हैं, चीज़ें इस तरह नहीं होती। मैं समझता हूँ PDM की सियासत में एक बड़ा बूम आ गया था और बड़ा माहौल बन गया था, लेकिन वो आसफ अली ज़रदारी एकदम जो है वो ज़रदारी साहब के फैसले ने उस पर डेंट डाला है। लेकिन ज़रदारी साहब, उसको आपको पता है जिस तरह से जस्टिफाई करने की कोशिश की है गिलानी साहब ने। नहीं, मैं समझता हूँ, देखिए गिलानी साहब कहते हैं एकदम इन्होंने इस्तीफे का लिंक लॉन्ग मार्च से जोड़ दिया। गिलानी साहब जो है वो मुतासर हैं अपने फूफा की सियासत से। बड़े पीर पगाड़ा साहब जो थे उनके फूफा हैं, वो उनकी सियासत से बड़े मुतासर हैं। वो कहते भी रहते हैं अपने इंटरव्यूज़ में, तो वो उनकी सियासत करना चाहते हैं और उनकी सियासत का जो मुस्तकबिल पाकिस्तान में हुआ है आपको पता है। और इसी तरह अगर वो करना चाहेंगे तो फिर पीपल्स पार्टी की भी मुस्तकबिल में कोई उससे ज़्यादा बेहतर परफॉर्मेंस नहीं हो सकेगी, वो भी उसी तरह की एक पार्टी बन जाएगी। नहीं, उससे मुतासर कैसे सर? देखें सेनेटर्स आज़ाद हैं, उन्होंने वोट दिया, गिलानी साहब को अपोजिशन लीडर बना दिया। नहीं, मेरा ख्याल है देखें आज़ाद हैं, वो जैसे बने हैं वो सबको पता है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। वो आसफ अली ज़रदारी साहब अपने कार्ड चलाते रहते हैं, लेकिन ये इस तरह मेरा ख्याल में मुमकिन नहीं है। आप समझते हैं कि ये मुमकिन नहीं है इस तरह की सियासत करना? तो आगे मतलब हालात PDM के जूं के तू रहेंगे, बल्कि खराब होंगे। आप मेरे ख्याल में पीपल्स पार्टी के लिए अब हालात अच्छे नहीं होंगे। अच्छा, पीपल्स पार्टी PDM का मुस्तकबिल रक्षा, PDM तो चलती रहेगी ना, जो उनका पॉइंट ऑफ व्यू बयानी है उस पर चलते रहेंगे। चलें ठीक है, इस पर मजीद भी बात करते रहेंगे। जैसे अगर हमारा राब्ता बहाल होता है तो उनसे ज़रा पूछ लेते हैं हसन मुर्तज़ा साहब से। लेकिन सजातरीन साहब, एक जो बड़ा अहम मामला है, बहुत ही संजीदा मामला है, वो कोरोना का है। तीसरी लहर पाकिस्तान में कोरोना की आ गई है और इसे इंतहाई ख़तरनाक लहर करार दिया जा रहा है। आपको पता है पंजाब की जो वज़ीर सेहत है यास्मीन रशीद साहबा, उन्होंने ये बात की थी कि ये बरतानवी स्ट्रेन है जो कि इस वक्त ये लहर आ रही है। उन्होंने पहले ही इसका इशारा दिया था और उसके नताइज भी बहुत ख़तरनाक है। आज उस्मान बुज़दार साहब ने जो फैसले किए हैं पंजाब हुकूमत ने SOPs के हवाले से, उस दौरान उन्होंने कुछ फिगर्स भी शेयर किए और उन्होंने कहा कि सिर्फ पंजाब में गुज़िश्ता 24 घंटों में 21% केसेस में इजाफा हुआ है। देखिए, मैं आपको अर्ज़ करूं कि अभी जब हमारे प्रोग्राम के दौरान ब्रेक थी तो सदर आरफ अलवी साहब को भी कोरोना हो गया। जी, सदर मुमलिकत को भी कोरोना हो गया, बिल्कुल सही आई हैं। मैं ये समझता हूं कि ये पूरी कौम को मिलकर और हुकूमत को मिलकर ये साथ चलना होगा। कोरोना वबा जो है वो बहुत ज़ालिम है और हमारे कई दोस्त, कई अखबार नवीस, कई हमारे प्यारे दोस्त जो हैं वो इस दुनिया से चले गए हैं। मैं एक न्यूज़पेपर में था जिसमें बहुत ज़माना मैंने काम किया, मेरे साथ तो एक ही डेस्क पे हम बैठते थे दोनों। चंद रोज़ पहले हमारे दोस्त हैं, उनका इंतकाल हो गया। तो मैं ये समझता हूँ कि अब सिर्फ ये नहीं कि हम हुकूमत पर डाल दें कि जी हुकूमत ये करे, ख़ुद भी करना चाहिए। हमारी न्यूज़ एंकर वो अरूज साहबा अभी बता रही थी कि आप मार्केटों में चले जाएँ तो मार्केटों में जो है लोगों ने ना मास्क लगाए हुए हैं, ना कुछ छोटी छोटी दुकानें हैं, और बल्कि पिंडी का तो वो ये बता रहे थे कि कस्टमर को अंदर बुला लेते हैं और शटल भी डाउन कर लेते हैं। ये काम अब गवर्नमेंट कैसे रोके? मैं ये समझता हूँ कि इस मामले को रोकने के लिए जो है सारी कौम को साथ देना होगा, क्योंकि ये बहुत सूरत हाल ख़राब होती जा रही है। और पाकिस्तान देखें, अमेरिका का, बरतानिया का, इटली का आपने हेल्थ का निज़ाम देखा है, हमसे तो बहुत बेहतर और बहुत वो है। हमारा जो हेल्थ का निज़ाम है वो इतना बेहतर पहले भी नहीं था। हमारे हॉस्पिटल्स की सूरत हाल देख लें, आज इस्लामाबाद की है कि जी अस्पताल जो हैं बेड नहीं है, अस्पताल भरते जा रहे हैं। ये सारी सूरत हाल जो है इस मैं समझता हूँ बहुत नुकसानदेह है और इसके लिए हुकूमत पॉलिसियाँ बना रही है, हुकूमत बार बार ऐलान भी कर रही है, उस पर अमल दरामद की कोशिश भी कर रही है। लेकिन ये ज़िम्मेदारी आम आदमी की बनती है कि वो अपने घर से जब निकले, एक तो गैर ज़रूरी तौर पर घर से ना निकला जाए, गैर ज़रूरी तौर पर कोई सफ़र ना किया जाए,
गैर ज़रूरी तौर पर किसी इज्तिमा में न जाया जाए। किसी शादियों के इज्तिमा पर गवर्नमेंट ने पाबंदी लगा दी, लेकिन घरों में कहीं कहीं हो रहे हैं, लोग इकट्ठे बैठ रहे हैं, ये इस बचा जाए। ये मैं स्टेशन पे देखता हूँ बहुत सारे लोग जो हैं वो हजूम करके बैठे हुए होते हैं, ये उससे आम आदमी ने बचना है। और जो रश वाली जगह हैं, जो रश वाले बाज़ार हैं, वहाँ नहीं जाना चाहिए। गैर ज़रूरी तौर पर किसी ऐसी जगह पर नहीं जाना चाहिए जहाँ बहुत ज़्यादा लोग हों, क्योंकि कोई पता नहीं चलता कि कौन कोरोना का शिकार है, कौन शिकार नहीं है। तो कोरोना के मुतासरा एक शख्स भी अगर कहीं हजूम में घूम जाएगा तो बहुत सारे लोगों को कोरोना का शिकार कर देगा। तो ये एहतियात करना जो है ख़ुद हुकूमत का काम है। दूसरी जानिब हुकूमत जो है वो वैक्सीन भी लगा रही है, और वैक्सीन बहुत तेज़ी से वैक्सीन का अमल जारी है, लोगों को लगाई जा रही हैं। अब प्राइवेट का एक इशू बना हुआ है, प्राइवेट का एक मामला है, वो बड़ा इस पर हम ये भी डिस्कस करेंगे किसी प्रोग्राम में कि चाइना से जो मंगाई जा रही है और प्राइवेट जो रूस से मंगा रहे हैं, उनकी कीमतों में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। एक हल्के का ये ख्याल है कि अगर चाइना से मंगाई जाए तो वो सस्ती पड़ेगी, और जो अपना क्या नाम है रूस से जो मंगाई जा रही है वो महंगी पड़ रही है। ये भी बेसिक चल रही है। सजाद अली साहब, उसमें चाइना का भी हमारे पास, क्योंकि सबसे पहले हमने चाइना के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया, एक बड़ी मिकदार वहाँ से आई है। जो ये फ्री लगा रहे हैं अभी 60 साल से ज़्यादा उम्र के अफराद को, तो उसमें मामला ये सामने आया है कि रशिया का जो ब्रांड है वो हमारा हमसाया मुल्क है इंडिया, उसमें भी गया है। तो इसमें कीमतों में इतना फ़र्क है कि कमोबेश ये बताया जा रहा है हमारे यहाँ 8,000 रुपये पर पर्सन जो है वो वैक्सीन अवेलेबल है, और जबकि दूसरी जानिब हम इंडिया का मुकाबला करते हैं तो 700 रुपये। तो एक तो ये क्यों है ऐसा, ये भी देखने की ज़रूरत है। और उसके साथ वैक्सीन का एक और जो अहम मामला है वो ये है कि बताया जा रहा है कि पाकिस्तान में जैसे हर चीज़ में एक दरमियानी तबका, मिडल मैन का एक बड़ा अहम किरदार होता है, और माफियाज का हम जिक्र करते हैं, चाहे वो शुगर का मामला हो, गंदम का हो, कोई हो। तो वैक्सीनेशन में भी ये जिक्र आ रहा है कि जो मेडिसिन का माफिया है वो बड़ा इसमें नेगेटिव रोल प्ले कर रहा है। तो उसको भी ज़ाहिर है हुकूमत को देखने की ज़रूरत है। ये कीमतों में इजाफे की एक बड़ी वजह ये भी बन रहा है। देखिए, मैं आपको अर्ज़ करूँ कि ये जो माफियाज़ हैं ना, ये मुख्तलिफ़ शक्लों में होते हैं। मसलन आप देख लें, अल्लाह ना करे जब हमारे मुल्क में एक दफ़ा दोबारा वो सूरत हाल बनी, जब ज़लज़ला आया था, तो एक तो मुतासरीन थे, हकीकी मुतासरीन थे, एक ख़ुद साख्ता मुतासरीन बने हुए थे लोग दूसरे शहरों में। मैं कश्मीर में गया तो वहाँ बहुत सारे मुझे पंजाब के मुख्तलिफ़ इलाकों के लोग मिले जो वहाँ पर ज़लज़ला मुतासरीन बने हुए थे, और माफिया की शक्ल में जो सामान आ रहा था वो पहले उस पर झपट रहे थे, और ये कर ये हर जगह पे इस तरह की सूरत हाल है। बाकी ये जो ताजर हज़रात हैं, ये चाहे मेडिसिन की फ़ील्ड हो, चाहे चीनी की फ़ील्ड हो, शुगर्स माफिया हों, ये आटा वाले हों, ये आपके सामने इनकी सूरत हाल बन गई है। बदकिस्मती ये है कि हमारे मुल्क में इदारे मौजूद हैं, कानून मौजूद है, उनमें प्रॉपरली अमल नहीं होता। उसकी वजह यह है कि मेडिसिन के लोग हों चाहे कोई और लोग हैं, उनके लोग हुकूमत में बैठे हुए होते हैं। मैं ये समझता हूँ कि ये हुकूमत को सबसे पहले जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वैक्सीन लग सकती है उन लोगों को वैक्सीन लगाई जाए, ताकि लोगों को महफूज तो हम अपने को। चले इसी हवाले से हम ज़रा एक माहिराना राय ले लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर नाला इसरार साहब, आप एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं पॉली क्लिनिक की, और इसके अलावा ज़ाहिर इन चीज़ों को भी आप गौर से देख रही हैं, खुद भी डॉक्टर हैं। बहुत शुक्रिया मैडम वक्त देने का। डॉक्टर साहब, आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि इस वक्त जब हम कोरोना की सूरत हाल का जिक्र कर रहे हैं, यकीनी तौर पर SOPs पर अमल दरामद जो है वो ज़रूरी है, लेकिन ये वैक्सीनेशन का मामला और उसमें जो प्राइवेट लोग ले रहे हैं वैक्सीनेशन, उसमें कीमतों का बड़ा इजाफा हुआ है, बहुत ज़्यादा कीमत पे वो अवेलेबल है। तो इस मामले को आप कैसे देखती हैं, आपकी माहिराना राय क्या है? शुक्रगुजार हूँ कि आपने अपने टीवी में मुझे कुछ इजहार करने के लिए उसके लिए बुलाया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन मैं ये आपको एज अ पर्सन, मतलब एज अ गायनेकोलॉजिस्ट, एज अ डॉक्टर ये बताना चाहूँगी कि हमारी वैक्सीन के लिए लोगों का बहुत अच्छा रिस्पांस शुरू में नहीं था। उसके लिए जो मनफी ख्यालात थे और मनफी तासुरात थे वो बहुत ज़्यादा फैलाए गए। वैक्सीन जो है वो बहुत हेल्पफुल है, 100% ये इफेक्टिव नहीं है, ये 67% इफेक्टिव है। लेकिन अब जब से गवर्नमेंट ने 60 साल के ऊपर लोगों के लिए शुरू की है तो उस पर बहुत अच्छा रिस्पांस लोगों का है। बल्कि ये कि हमारे जो हेल्थ केयर वर्कर हैं उनमें भी बहुत रिलक्टेंस थी कि वो इस वैक्सीन को नहीं लगवाना चाहते थे, सिर्फ मनफी तासुरात की वजह से। मैंने खुद वैक्सीन लगवाई है, लेकिन मुझे कोई भी मसला नहीं हुआ। हल्का सा बुखार हुआ जो कि मेरा ख्याल एक नॉर्मल और हेल्दी चीज़ है। इट मीन्स कि आपकी वैक्सीन अफेक्ट कर रही है। जहाँ तक प्राइवेट वैक्सीन के उसमें है, देखिए मैं तो इसमें ये समझती हूँ कि ये अच्छी चीज़ है कि गवर्नमेंट कंट्रोल तरीके से जो है वो लोगों को काम कर रही है, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए ताकि हर आम और ख़ास तक ये वैक्सीन पहुँचे। अगर प्राइवेट अदारे बहुत जी बात करें आप।
जी, अगर प्राइवेट अदारे हाई कीमत पे, हाई रेट्स पे लगाने लगेंगे तो वो भी एक डिप्रेशन फैलेगा। जो अफोर्डेबल जो कर सकते हैं, जो अफोर्ड कर सकते हैं, वो लगवा लेंगे और हमारी आम आवाम रह जाएगी। डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि पोली क्लिनिक में क्या सूरत हाल है पेशेंट्स की, और बेड्स की क्या सूरत हाल है कोरोना के हवाले से जरा। जी, पॉली क्लिनिक में जो कोरोना का आजकल स्टेटस है, वो सूरत हाल जो मरीजों की है, मरीजों की तादाद बहुत ज्यादा बढ़ गई है जी, और इसमें हमारी जो दाखिले की वो थी, लोगों की जो दाखिला होता था हॉस्पिटल में, उसकी तादाद भी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। लेकिन लोग अभी भी इसको एक मजाक और एक लाइटर चीज लेते हैं, जो कि ऐसा नहीं करना चाहिए। SOPs पे अमल दरामद देखें, हर इंसान की ये होना चाहिए, फर्ज होना चाहिए कि वो ऐसे, जिसमें सिंपल सी बात है, समाजी फासला और मास्क का इस्तेमाल, प्रॉपर मास्क का इस्तेमाल, लेकिन वो भी लोग अच्छी तरह नहीं करते। हमारा वैक्सीनेशन सेंटर जो है वो डेली काम करता है। आज उसमें 600 लोगों को वैक्सीन लगी है, जो 60 से अबव जिनकी वैक्सीनेशन हो रही है, और 10 और 15 मिनट से ज्यादा किसी को इंतजार करना नहीं पड़ता। लेकिन वो एक मुनज़्ज़म तरीके से 1166 पे जो अपने आप को रजिस्टर करवाता है, उनका नंबर भी आ जाता है और उनको कॉल भी आ जाती है। तो हमारी तो वैक्सीनेशन बहुत कामयाब जा रही है, और अब लोगों में थोड़ी आगाही ज्यादा बढ़ रही है कि इसे लगवाना चाहिए और इसके नुकसान नहीं। जी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर नाला असरार साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया और हमसे गुफ्तगू की। नाज़रीन, यहाँ पे वक्त तो एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, बात कर रहे हैं कोरोना की ख़तरनाक लहर, जो कि तीसरी लहर है पाकिस्तान में, उसके हवाले से सजातरीन साहब, अभी डॉक्टर साहबा ने हमसे बात की है, और वो जैसे कि अभी वैक्सीनेशन का हम भी जिक्र कर रहे थे, बज़ात ख़ुद ये वैक्सीन की लहर ख़तरनाक है, SOPs पर अमल दरामद ज़रूरी है। वैक्सीनेशन का ये मामला जो है, हुकूमत जितनी हद तक कर सकती है वो तो कर रही है। अब जैसे हम ये जिक्र कर रहे थे कि आपने कहा कि SOPs पर अमल दरामद कराना, ये अब हर बात तो नहीं है कि आप सिक्योरिटी इदारों को कहेंगे कि आप हर हजूम में या हर घर में जाके वो अमल दरामद करवाएं। ये तो हमारी अपनी जिम्मेदारी और एहसास जिम्मेदारी होना चाहिए। तो वैक्सीनेशन के मामले में भी वो तबका और वो माफिया का जिसका आप जिक्र कर रहे थे, मेरे ख्याल में उनको भी रिस्पॉन्सिबिलिटी अब शेयर करनी चाहिए। नहीं, देखिए, मैं आपको अर्ज करूं, एक तो जो डॉक्टर नाला असरार साहबा ने बात की कि पहले लोगों का रिस्पॉन्स कोई ज़्यादा अच्छा नहीं था वैक्सीन खुद लोगों के तरफ, बिल्कुल सही, लेकिन अब लोग जो हैं वो जा रही है, एक अच्छी बात, नेगेटिव रिमार्क्स आते लोग ज़्यादा जा रहे हैं। असल में हमारे यहाँ नेगेटिव प्रोपेगेंडा, फिर ये सोशल मीडिया पर जो है, सोशल मीडिया एक बहुत अच्छा हथियार है, लेकिन उस पर फिर हर किस्म के लोग हर किस्म की बातें करते हैं। काफ़ी प्रोपेगेंडा किया गया, लोग घबरा गए, जैसे पोलियो के हवाले से किया जाता है। पोलियो के हवाले से मैं समझता हूँ कि ये जो है वैक्सीन है, ये सब लोगों को मुयस्सर आनी चाहिए और लोगों को तेज़ी से लगवानी चाहिए। जो 60 साल के लोग होंगे उनके लिए तो ज़रूरी हो गया है। अच्छा, उसके बाद जो आपने आम आदमी की बात की, देखें, हुकूमत हर आदमी पे डंडा नहीं लेके खड़ी हो सकती कि हर आदमी पे जनाब एक पुलिस वाला हो जो उसको कहे जी आप घर से निकलो तो मास्क लगाओ, ये करो। लेकिन हुकूमत को ये चाहिए कि ये जो कानून मौजूद है उस पर अमल सख्ती से कराए कि कोई आदमी किसी चौक पे, किसी चौराहे पे, किसी मार्केट में मिलता है, जैसे आज खबरें चल रही थी कि बहुत जगहों पर लोगों को गिरफ़्तार भी किया गया, मुकदमात भी बनाए गए हैं, इसी तरह मैं समझता हूँ इस्लामाबाद में भी होना चाहिए। और मार्केटों का जो टाइम है वो मेरे ख्याल से कम कर दिया जाए, क्योंकि नहीं, वो तो मेरे ख्याल में पंजाब में तो कर दिया गया है, इस्लामाबाद में भी है। देखें, ये जो 6 बजे वाला है ना, मेरे ख्याल में इसको जो है वो 4 बजे तक कर देना चाहिए, सुबह 10 बजे से 4 बजे के दरमियान। एक तो बिजली भी बचेगी, गर्मी आ रही है हमारे मुल्क में, दूसरा कोरोना की बहुत सूरत हाल ख़राब हो गई है। बाज़ारों में देखें ख़वातीन जो हैं, घरेलू ख़वातीन, वो 3-3, 4-4 बच्चों को लेके फिर रही हैं, छोटे छोटे बच्चों को, और किसी ने कोई मास्क नहीं लगाया हुआ, ख़ुद भी नहीं लगाया हुआ, छोटी दुकानें हैं, रश ज़्यादा है, ये सारा माहौल जो है ये ख़तरनाक होता जा रहा है। अब देखें, हमारे मुल्क में सदर पाकिस्तान को हो गया है, और बहुत सारे कई परवेज़ खटक साहब की खबर आ रही है, परवेज़ खटक साहब की बता रहे हैं। तो ये मैं समझता हूँ इस पर हुकूमत को थोड़ी सी सख्ती करनी चाहिए। आम आदमी की भी जिम्मेदारी है, लेकिन बदकिस्मती से हमारे मुल्क में हुकूमत की पॉलिसियों और उस पर जो आम आदमी है ना, वो ज़रा जल्दी कान नहीं धरता, अमल दरामद नहीं करता। तो इसी तरह हर चौक चौराहे में और हर जगह पर लोग ऐसे मौजूद होने चाहिए। कोई टाइगर फोर्स हो जाए, कोई दूसरी फोर्स हो जाए, कोई पुलिस हो जाए, कोई रिज़र्व फोर्स हो जाए, तो ताकि जो वो चौकों पर तैनात कर दी जाएँ, तो उन लोगों को ये मना करें, भाई आप मास्क लगा के निकलें। कोई इस पर दस्ती जुर्माना होना चाहिए कि जनाब को नहीं है तो उसी वक्त उसको लेके उसका
उसका जुर्माना भी लिया जाए और मास्क भी प्रोवाइड कर दिया जाए, प्रोवाइड किया जाए, और अंदर की उसे कर दिया जाए, उसको शनाख्ती कार्ड दे दिया जाए। किसी डाइट में कि दोबारा हुआ तो फिर आपको डबल जुर्माना होगा। कोई ऐसी पॉलिसी बनानी चाहिए जिससे ये सूरत हाल कंट्रोल हो। अच्छा, इसमें चूंकि जब ये फैसला हो रहा था तो ज़राए की ये खबर जो कि सोर्सेज बता रहे हैं वो ये है कि फैसले में जो टाइमिंग का आपने जिक्र किया, ये तजवीज़ मौजूद थी कि 4 बजे तक किया जाए, वीकेंड पे 2 दिन वैसे बंद कर दी गई हैं। तो उसमें चूंकि एक मामला आइंदा माह रमज़ान का है, पाकिस्तान में माह रमज़ान आ रहा है, तो उसमें फिर अफ्तारी के वक्त एक बड़ा खाने पीने की अशिया के हवाले से भी कुछ मसाइल दरपेश आते हैं, गो कि अभी उनको ज़रा एक्सेप्शनल टाइम दिया गया है खाने पीने के हवाले से। तो इसलिए ये टाइम आज पंजाब हुकूमत ने भी 6 बजे का किया। देखिए, मैं आपको अर्ज़ करूं, जो रमज़ान की आपने बात की, एक बात बहुत काबिल अफसोस है जो मैं कर रहा हूँ, बहुत ही काबिल अफसोस है। नकी साहब, जब भी ईद आती है दुनिया भर में, जब 25 दिसंबर आता है उससे पहले सेलें लग जाती हैं और महंगी चीज़ें सस्ती हो जाती हैं, वहाँ उनको डिस्काउंट देना शुरू कर देते हैं। हमारे मुल्क में बदकिस्मती ये है कि जब हम मुसलमान हैं और हम ये कहते हैं कि हम मुसलमान हैं और हम लोगों का ख्याल रखते हैं, हमारे मुल्क के जो ताजर हजरात हैं, आप इस पर सर्वे कर लें, इस्लामाबाद का कर लें, लाहौर का कर लें, कराची का कर लें, किसी बड़े शहर का कर लें, ये ताजर हजरात जो हैं ये पहले रमज़ान से लेके 20 रमज़ान तक, 18-20 रमज़ान तक ये डबल से डबल रेट करके लोगों को लूट मार करते हैं और 20 रमज़ान को, 21 रमज़ान को ये उम्रा करने चले जाते हैं। तो ये जो सूरत हाल है ये भी अच्छी नहीं है। मैं समझता हूँ कि ताजरों को भी कोई ख्याल करना चाहिए, कोई खौफ खुदा पर, महंगाई के हवाले से, महंगाई के हवाले से। एक तो ये हो गई बात। दूसरी बात जो है, ये जो 6 बजे का टाइम है ये मेरे ख्याल में कम होना चाहिए और ये 4 बजे तक होना चाहिए। 4 बजे, लेकिन अफ्तार का वक्त ऐसे टाइम में आ रहा है। नहीं, देखिए मेरी बात सुनिए, अफ्तार के लिए जो होटल्स हैं वो खुले रहे ना। सारी मार्केटों में तो अफ्तार नहीं होता ना, होटल्स खुले रहे, वहाँ टेक ऑफ की सहूलत हो, बैठने की सहूलत ना हो, वहाँ पर कोई हजूम ना लगे, वहाँ टेक ऑफ लोग आए, टेक अवे करें, लोग आएँ और टेक अवे अपना खाना लें और चले जाएं। मसलन ऐसा नहीं हो कि वहाँ, देखें बात ये नहीं कि हम कहें जी अफ्तार का टाइम में लिहाजा सारी मार्केटें खुली रहें, ऐसा नहीं होना चाहिए। मार्केटें 4 बजे बंद हो जानी चाहिए। होटल्स और खाने के जो रेस्टोरेंट्स हैं, जो बाकी शॉप्स हैं खाने पीने की, वो बेशक खुली रहें। मेडिकल स्टोर खुले हुए हैं ना, बिल्कुल मेडिकल स्टोर भी खुले, होटल्स भी खुले हुए हैं। और मेडिकल स्टोर पर, ये होटल्स पर ये पाबंदी होनी चाहिए कि जो भी बंदा बगैर मास्क से दुकान के अंदर जाएगा, उसने मास्क नहीं लगाया तो दुकानदार को डबल जुर्माना होगा और उस बंदे को भी जुर्माना वसूल कर दी जाएगी। ऐसा होना चाहिए। ये इस किस्म की ये कुछ तजावीज़ हैं जो कि मेरे ख्याल में हुकूमती सतह पे देखने की ज़रूरत है। वक्त प्रोग्राम का इख्तिताम पजीर हुआ। एतजाज़ तकीर से जातरीन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।